अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग ने उन उम्मीदवारों से जो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनसे पैसे मांगे हैं। किस किस उम्मीदवार से, यानी किस सूबे के लिए और नेशनल असम्बली के लिए और मखसूस नशस्तों के लिए कितने कितने लाख रुपए मांगे गए हैं, ये आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा बाप पार्टी अपने अंजाम को पहुंच रही है, इसकी तफसीलात कुछ आपको बताते हैं। कुछ दो तीन और ख़बरें भी हैं, उन तमाम चीज़ों में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो पहले से एक मामला चल रहा है लम्स यूनिवर्सिटी वाला, उसको बहुत संजीदा ले लिया गया। यानी जो नौजवानों को की अप्रिसिएशन हुई है कि उन्होंने बड़े बोल्ड, बड़े सुलझे हुए अंदाज में, बड़े महज़ब अंदाज में सवालात किए हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि बात को दिल पे ले लिया गया और उस पर तरह तरह के जो है वो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। मसलन एक ये कि ये बदतमीज़ नौजवान थे, मसलन ये कि इनका इंटेलेक्ट नहीं था, कल भी मैंने इस पर बात की थी। अब इन इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये लगा है कि इन नौजवानों को इमरान खान ने बदतमीज़ बना दिया। इमरान खान की जो तरबियत है उसने पूरी की पूरी नस्ल ख़राब कर दी है। अब ये इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया गया है कि जनाब ये बच्चे जो आजकल के नौजवान, यानी आजकल एक नौजवान अगर सवाल करने की जुर्रत रखता है तो बदतमीज़ कैसे हो गया? एक बहुत ही शाइस्ता अंदाज में सवाल कर रहा है, तो क्या वो बदतमीज़ है? मतलब एक तो बदतमीज़ी की डेफिनेशन ही मुझे समझ नहीं आई। दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने फिर और भी चीज़ें शेयर की हुई हैं कि भाई अगर इन बच्चों को बदतमीज़ इमरान खान ने बनाया तो उन बच्चों को बदतमीज़ किसने बनाया था? अब दो बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, दो बच्चों का एक छोटा सा पुराना क्लिप है काफ़ी। उन बच्चों को बदतमीज़ किसने बनाया, ये ज़रा देख लीजिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क सुन लें और आप लोगों में थोड़ी सी भी गैरत हो तो आप लोग खुद रिजाइन कर दें, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और बहरहाल आपकी गैरत का पूरे पाकिस्तान को पता है, आप इस तरफ ना जाएं। नहीं, आपकी गैरत का भी पता है। आप लोग अपने मेरी बात सुने चले, मैं हारून साहब के पास जाता हूँ। गैरत नहीं रख सकते। आयशा हद मलिक को आपने फिर हो गए खाने पे छोड़ दिया है। आप लोग आयशा हद मलिक जो है ना वो आप जैसी है, उसकी गैरत को मैयर ना करे, उसमें और आप में बड़ा कम फर्क है। पर पर्सनल नहीं करे इसको। बिल्कुल मरियम नवाज जैसी है, लेकिन मैं भागी नहीं किसी के साथ। मैं अपने बाप के एडीसी के साथ भागी नहीं हूँ। अगर आप आते हैं तो आइए। नहीं, मेरी बात सुने, पर्सनलाइज मत करें इस डिबेट को। हारून साहब, आपने जो किया है वो सारे पाकिस्तान को पता है। लेट्स नॉट गो बिलो द बेल्ट। आपने जो किया है वो सारे पाकिस्तान को पता है। लेट्स लीव इट हियर। आपने जो किया है वो सारे पाकिस्तान को पता है। क्या क्या बातें करते थे ये भी रिकॉर्ड है। चिन्होट वालों मेरी बात सुने, पर्सनलाइज वो सारी बातें जो है ना आप लोगों की हुई हैं। मेरी बात सुने, शर्मिला बीबी, आई हैव टू स्टॉप। जो गुल खिलाए हैं वो भी सब राणा साहब इसको पर्सनलाइज मत करें। राणा साहब, शर्मिला बीबी ये कर रही है ना, ये कर रही है। अगर ये करेगी तो फिर उसका जवाब तो आएगा ना। नहीं, बात छोड़ दे, बस बहुत हो। अच्छा, ये अब सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है कि इन बच्चों को बदतमीज़ किसने बनाया है, इन दो बच्चों को बदतमीज़ किसने बनाया। और ये खैर दो लोग हैं। अगर आप और चीज़ें देखें तो ऐसा बेशुमार मवाद पड़ा हुआ है कि जिसको आप सुन के शर्म आएगी। ख्वाजा आसिफ ने शीरी मज़ारी के बारे में कहा था, जो और बातें जो हैं वो लोग करते रहे हैं नून लीग के। तो ये इस डिबेट में तो खैर आप ना ही जाएं कि कौन बदतमीज़ है और किसने किसको बनाया है। बहरहाल मैं फिर भी अपने इस मौके पर खड़ा हूँ कि जिन लम्स के बच्चों ने सवाल किए थे वो नहायत तहजीब के दायरे में रहकर किए थे। कतन वो बदतमीज़ी नहीं थी। सवाल उठाना बदतमीज़ी कैसे हो सकता है, और वो भी तमीज़ के अल्फाज के साथ, बहुत ही अच्छे लहजे के साथ, वो बदतमीज़ी कैसे हो सकता है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, अब उसकी अपनी खिफ़त मिटाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। जब आपसे इस सवालों का जवाब बन नहीं पड़ रहा, ये सवाल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, ये सवाल इस सिस्टम से पूछे गए हैं ना, इस निज़ाम से पूछे गए हैं। इस निज़ाम से जब इन सवालों का जवाब बन नहीं पड़ रहा तो बच्चों को बदतमीज़ करार दे दिया गया। और भाई सवालों का जवाब दें, इलेक्शन होने थे क्यों नहीं हुए 90 दिन में, मुल्क के हालात का जिम्मेदार कौन है, और जो तमाम सवालात बच्चों की तरफ से किए उनके जवाब दें, बात ख़त्म। सवालों का जवाब दें। लेकिन सवालों का जवाब चूंकि है नहीं या देना नहीं है तो एक नई बहस शुरू कर दी है कि ये बच्चे बदतमीज़ हैं, इनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई, लम्स में इंटेलेक्ट नहीं है, और इस तरह की बहसों में चले गए। अच्छा जी, जो खबर है उसकी तरफ आ जाते हैं। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने, अब यह अखबार में खबर छपी हुई, मैं पढ़ कर एक पैरा पढ़ देता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए एक फॉर्म जारी किया है। टिकट के ख्वाहिशमंद 10 नवंबर तक फॉर्म बमा फीस जमा करा सकते हैं।
कौमी असम्बली की जनरल और मखसूस नशस्त के लिए 2 लाख रुपए, कौमी असम्बली की जनरल नशस्त के लिए और मखसूस नशस्त के लिए 2 लाख रुपए, सूबाई असम्बली की जनरल और मखसूस नशस्त के टिकट के ख्वाहिशमंद को 1 लाख रुपए फ़ीस अदा करना होगी, और मखसूस नशस्त के लिए नामजद उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए इजाफी भी जमा कराने होंगे जो नामजद हो जाएंगे फिर मखसूस नशस्त के लिए। यानी एक तो ख्वाहिशमंद है, पहले तो वो 1 लाख रुपए जमा कराएंगे ना, उसके बाद जो अब ख्वाहिशमंद हैं कि वो जो नॉमिनेट हो जाएंगे या जिनके नाम उसमें लिस्ट में आ जाएंगे वो 2 लाख रुपए इजाफी जमा कराएंगे। और उसके बाद टिकट फॉर्म में इकरा, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टिकट फॉर्म में एक इकरारनामा भी शामिल किया गया है, बयान हल्फी देना होगा क्या, जिसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करना लाजमी है। मैं उस पर लिखा होगा मैं इकरार करता हूँ या मैं हल्फ उठाता हूँ कि मुझे नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। ये वैसा ही हलफनामा है जैसे मलका बरतानिया या कनाडा की जो क्वीन है या किंग है उसके साथ आपको उठाना पड़ता है कि जी मैं हल्फ उठाता हूँ कि मैं क्वीन का वफादार रहूँगा, मैं हल्फ उठाता हूँ मैं किंग का वफादार रहूँगा। ये उसी तरह का एक हल्फनामा नून लीग ने भी मुतारिफ करा दिया है कि जनाब आपको अगर पार्टी में आना है या पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है तो आपको हर सूरत में, यानी आप बेवफाई नहीं कर सकते, दगा नहीं दे सकते, आपको हर सूरत में इनकी क़यादत या ये तनकीद भी नहीं कर सकते, आपको क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखना होगा। जो भी वो फैसला करेंगे आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। वो एक्सटेंशन का फैसला करेंगे आप उंगली नहीं उठा सकते, वो वोट देने का फैसला करेंगे एक्सटेंशन पर आप उंगली नहीं उठा सकते, वो डील करेंगे आप उंगली नहीं उठा सकते, आप कोई भी फैसला करें सियासी तौर पर आप उंगली नहीं उठा सकते। आपको उनकी क़यादत पर भरपूर एतमाद रखना होगा। तो ये एक हल्फनामा, और साथ में पैसे, टिकट के साथ आपको पैसे पार्टी में जमा कराने होंगे 2-2 लाख रुपए, और मखसूस नशस्तों वाले जो लोग नामजद हो जाएंगे वो फिर 4 लाख रुपए, 2 लाख तो पहले जमा कराए, 2 लाख उनको मजीद जमा कराने होंगे मखसूस नशस्तों पर MNA MP बनने के लिए। जो भी ये लोग पैसे जमा कराते हैं तो बजाय इनके लिए जब इन्होंने पूरे कर लेने हैं बाद में तो इनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है 2-2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये इनके लिए क्या चीज़ें हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये है जी नून लीग की तरफ से खबर। अच्छा, बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी जिसको मखसूस मकासद के लिए बनाया गया था और अब मखसूस मकासद के लिए ख़त्म हो रही है। बाप पार्टी तकरीबन ज़म होने जा रही है। अयाज सादिक साहब ने कोयटा में जाकर 15 MNAs के साथ, MPAs MNAs के साथ मुलाकातें की हैं, यानी सूबाई साबिक मेंबरान के साथ और दीगर लीडर्स के साथ, यानी कुल 15 अफराद से उन्होंने मुलाकात की है और उन मुलाकात करके उनको शमूलियत की दावत दी। उनमें से बेशतर लोग नून लीग में शिरकत इख्तियार कर रहे हैं, शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे, जो बाकी बच जाएंगे, वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। हो सकता है वो बलोच की यानी जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उसमें चले जाएँ या पीपल्स पार्टी में चले जाएँ। बहरहाल अमली तौर पर अब बाप पार्टी जो है वो ख़त्म होने जा रही है, वो ज़म होने जा रही है, वो तहलील होने जा रही है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसका अब शायद वजूद नहीं रहेगा और वो अब मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर ज़म होकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसी तरह हुआ है जैसे सरजमीन पार्टी बनाई गई थी, पाक सरजमीन पार्टी, तो पाक सरजमीन पार्टी भी फिर ज़म कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। यानी मखसूस हालात और औक़ात में जो है वो ये पार्टीज़ बनाई जाती हैं और फिर तहलील भी हो जाती हैं। परवेज़ इलाही साहब का मामला आप जानते हैं कि मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात है। कुछ अर्सा पहले हुआ यह था कि अदालत ने हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही को बहिफाजत उनके घर मुंतकिल किया जाए, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको अदालत से निकाल के, और पुलिस एहलकार जो थे, DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे और बाकी एहलकार थे, उन्होंने वहाँ पर जो है वो रास्ते में उनको गिरफ़्तार करवा दिया और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, और उसके बाद उन्होंने उनको घर नहीं पहुंचाया, और उसके बाद वो अदालत से हीले बहाने करते रहे। कभी वो बलूचिस्तान जी ट्रेनिंग पे चले गए हैं, कभी कहीं चले गए हैं, कभी कहीं चले गए हैं, और उसके बाद अदालत में वो पेश नहीं हो रहे थे। बहरहाल अब ख़बर यह है कि उन्होंने अदालत से मुआफ़ी मांग ली है, गैर मशरूत मुआफ़ी, कि जी हमने आपके ऑर्डर को नहीं माना, हम परवेज़ इलाही को उनके घर नहीं पहुँचा सके थे, आपके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो गई, माफ़ी दे दें, गैर मशरूत माफ़ी। तो ये बड़ा आसान हल है कि आप जब अदालत के ऑर्डर को डिफाई करें और उसके बाद आप अदालत से माफ़ी मांग लें।
तो अदालत से इन पुलिस एहलकारों ने भी मुआफ़ी मांग लिया। मुआफ़ी मिलती है नहीं मिलती ये बात की बात है, लेकिन अब इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि हाँ आपका ऑर्डर था कि हम परवेज़ इलाही को घर पहुँचाएँ, लेकिन हमने चूँकि उनको घर नहीं पहुँचाया तो हम आपके ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब हुए, गैर मशरूत माफ़ी दे दें जनाब, हम माफ़ी मांग लेते हैं आपसे। तो यानी आप माफ़ी अगर इनको मिल भी जाती है तो परवेज़ इलाही तो आज भी जेल काट रहे हैं ना, तो आप माफ़ी कैसे मिल सकती है? या तो चलें उस गलती का इजाला हो गया हो, गलती का इजाला हुआ नहीं है और माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी कि उनको माफ़ी मिल भी जाती है। तो अदालत के ऑर्डर्स को माना नहीं और परवेज़ इलाही आज भी जेल भुगत रहे हैं और इधर पुलिस एहलकार माफ़ी मांग रहे हैं। दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान में। कल जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट केस लगा हुआ है, उसकी समाअत अभी होगी। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद समाअत शुरू भी हो गई हो। तो मैं तो आज अदालत नहीं जा सका हूँ, लेकिन आपको कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें वहाँ से निकलती हैं आप तक खैर पहुँच भी जाएंगी। 90 दिन के इंतखाबात वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब 90 दिन में इंतखाबात के केस सुन रहे हैं। उसमें पिछली समाअत में उन्होंने कहा था कि भाई ये तो नहीं हो सकता, 90 दिन में इंतखाबात अब होने तो नहीं है, आप बताएँ कि इसका हल क्या है, करना क्या है, बताएँ, जवाब दें। तो अब देखें कि वो क्या कहते हैं और इस पर जो है वो क्या ऑर्डर करते हैं, या आज ये समाअत ख़त्म हो जाती है आगे चलती है, तो ये तो हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन कल उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें की थी, मैंने कुछ आपके साथ कल शेयर भी किया था। दूसरा, उन्होंने कल एजाजुल हक के वकील ने जो कहा, एजाजुल हक ने भी नज़रसानी की दरख्वास्त फैज़ाबाद धरने में दी हुई है और अब वो वापस लेना चाहते हैं, तो उनके भी वकील आए हुए थे। तो उनसे उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ़ एजाजुल हक के जो वालिद थे वो साबिक आर्मी चीफ़ थे और साबिक सदर थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता, मैं सदर नहीं मानता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं होनी, सरजनिश की वकील की, कि दोबारा ऐसी गलत बयानी ना हो अदालत में कि उनको सदर ना कहा जाए, मैं उनको सदर नहीं मानता। और उन्होंने कहा कि बंदूक के ज़ोर पर कोई सदर नहीं हो सकता। तो काजी फैसल साहब ने इससे पहले भी उमर अयूब के हवाले से कहा था, जब अली ज़फ़र साहब आए हुए थे तो अली ज़फ़र साहब से कहा था पिछली हेयरिंग में कि उन्होंने कहा कि आपने किसके ज़रिए दरख्वास्त दायर की है, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने ये दरख्वास्त जो है वो पीटीआई ने ये दरख्वास्त दायर की। उन्होंने पीटीआई ने किसके ज़रिए दरख्वास्त दायर किया, तो कहा कि ये उमर अयूब के ज़रिए। तो उन्होंने कहा उमर अयूब के दादा कौन थे, तो कहा गया कि उमर अयूब के दादा अयूब खान थे। तो उन्होंने कहा अयूब खान ने कितने अर्से बाद इलेक्शन कराए थे, और क्या अयूब खान ने जो आइन तोड़ा उस पर उमर अयूब उनके पोते क्या वो माज़रत खां हैं, उनका उस पर वो शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, ये काजी फैसल साहब ने कहा था। तो पिछली हेयरिंग में उन्होंने सदर अयूब खान को रगड़ा था और कल उन्होंने ज़ियाउल हक के बारे में कहा कि वो उनको सदर नहीं मानते। तो अपने फ़ौजी जर्नलों, साबिक फ़ौजी सुदूर के बारे में अपने ख़यालात का इजहार वो वक्तन फ़वक्तन काजी फैसल साहब करते रहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।